अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी तैयारे जेएफ थंडर की धूम, भारत की सुबह की एयर शो में इंडियन फाइटर जेट दुनिया भर से आए माहिरीन के सामने गिरकर तबाह हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कलदम टीटीपी को इलाकाई खतरा करार दे दिया। क्या अफगान तालिबान अफगानिस्तान को फिर जंग की भट्टी में झोंक रहे हैं? अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने ताजरों को मुतबादल मंडियां तलाश करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्या अफगान वजीर तजारत के दौरा दिल्ली से अफगानिस्तान की मुश्किलात कम होंगी? पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी कशीदगी में रूस की सालिसी की पेशकश। क्या अफगानिस्तान में रजीम चेंज से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ही मामूल पर आ सकेंगे? सऊदी अरब और पाकिस्तान के अमेरिका से बढ़ते ताल्लुकात सह मुल्की ताउन से पाक चीन ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा और इससे भारत कितना परेशान है? IMF की गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट। वजारत खजाना 3 माह बाद रिपोर्ट मंजर आम पर लाने पर क्यों मजबूर हुई? वजीर आला सुहेल अफरीदी का वजीर आला मरियम नवाज के नाम खत। क्या मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनना पसंद करेंगे? दुबई एयर शो के आखिरी रोज भारत को उस वक्त सख्त हजीमत उठाना पड़ी जब दुनिया भर से आए दिफाई माहिरीन के सामने भारतीय लड़ाका तैयारे HAL तेजस दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे ने मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर उड़ान भरी, लेकिन चंद लम्हों बाद वो तमाशाइयों के सामने गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बायस एयर शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। शुरका को मरकजी नुमाइशगाह में वापस जाने की हिदायत की गई। इंडियन एयरफोर्स ने तैयारे की तबाही और पायलट की हलाकत होने की तस्दीक कर दी और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में भारतीय फजाइया ने कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी गई है। इससे कबल भी दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयारे तेजस से तेल लीक होने की फुटेज भी वायरल हुई थी। तैयारा गिरने से भारतीय साज कंपनी के शेयर गिरकर जमीन बोस हो गए। तेजस तैयारे के गिरने का यह दूसरा वाकया है। इससे पहले मार्च 2024 में तेजस तैयारे राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुए थे। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था। भारत ने अपने मुल्क में तैयार करदा इस तैयारे की सलाहियतों पर पहले ही सवालात उठाए जा रहे थे। उधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अफगान सरजमीन से प्रॉक्सी वार जारी है। इस सिलसिले में बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक बन्नू के इलाके हवीद में फितनतुल ख्वारिज ने अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हुए और 1 जख्मी हुआ। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड टारगेटेड ऑपरेशन जारी है और गुज़श्ता 3 रोज में कुरम, मोहम्मद, लकी मरवत और वजीरस्तान में ऐसी ही कार्रवाइयाँ हुई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए, जबकि KP के मुख्तलिफ अजला में की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी और नेटो अफवाज का असलहा बरामद किया, जिसमें M14, M16, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात और असलहा भी शामिल है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनतुल ख्वारिज इन अमरीकी हथियारों के जरिए फासले से हमला करते हैं। बरामद होने वाले अमरीकी हथियारों में स्टील हेड गोलियां भी शामिल हैं, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में से भी गुजर सकती हैं। उधर दुनिया के सबसे बड़े 35 मुल्की दिफाई इत्तेहाद नेटो ने पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा है। इसका इजहार नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ब्रसल्स में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में किया। पाकिस्तान के फितनतुल ख्वारिज से मुतालिक बयानिए को अब आलमी बरादरी भी तस्लीम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कलदम TTP को संगीन और बढ़ता हुआ इलाकाई खतरा करार दिया है। सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी के सरबराह और डेनमार्क की नायब मुस्तकिल मंदूब ने भी कहा है कि फितनतुल ख्वारिज वस्ती और जनूबी एशिया के लिए संगीन खतरा है और यह कलदम तंजीम अबूरी अफगान हुकाम से ताउन हासिल कर रही है, जिसमें लॉजिस्टिक भी शामिल हैं और माली मुआवनत भी शामिल है। कमेटी सरबराह का मजीद कहना था कि कलदम TTP के 6000 दहशतगर्द हैं, जिसने अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बड़े हमले किए और इसके अलावा दाइश, अल-कायदा और इनके शराकतदार खित्ते में मुसलसल सरगर्म भी हैं और ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को भर्ती करता है और फंड्स जमा करने में मसरूफ है। और इसके अलावा दाइश खुरासान वस्ती और जनूबी एशिया में सबसे संगीन खतरात में से एक है, जिसके 2000 जंगजू हैं। इस मौका पर UN में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ साफारा मुल्क है, जिसने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम भी किए हैं और इसने 80,000 से ज़ायद शहादतें भी पेश की और अरबों डॉलर का माशी नुकसान भी हुआ। उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में अल-कायदा बड़ी हद तक तबाह हो चुकी है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगानिस्तान से पैदा होने वाले दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला कर रहे हैं, जहां दाइश खुरासान, कलदम TTP और इसके शराकतदार कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड अपने मेज़बानों की सरपरस्ती में और हमारे अहम हरीफ की मदद से सरगर्म है। इजलास में चीन ने कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी और इसकी मजीद ब्रिगेड को ममनुआ तंजीम करार देने पर भी जोर दिया।
यूरोपीय यूनियन ने भी फितनतुल ख्वारिज से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है और इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर ने कहा कि एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान के कलदम TTP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं और ठोस हक़ाइक़ पर भी मबनी हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, यह मुतालबा दुरुस्त है और अफगान तालिबान के दोहा वादों पर अमल दरामद ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने तुर्किया की सालसी में पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत जारी रखने पर भी जोर दिया। उधर कतर और तुर्किया की सालसी के साथ साथ ईरान और रूस ने भी सालसी की पेशकश कर दी है, लेकिन काबुल की अबूरी हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ इकदाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से न सिर्फ आलमी सतह पर अफगान तालिबान तन्हाई का शिकार हैं बल्कि दाखिली महाज पर भी उन्हें सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह मुआशी इंडिकेटर्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तजारत बंद होने की वजह से अफगानिस्तान में अशाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में अफगान तालिबान को कुछ और नहीं सूझ रहा तो उन्होंने भारत के साथ तजारत बढ़ाने का गैर दानिशमंदाना फैसला किया है। इस सिलसिले में अफगान वज़ीर तजारत ने भी नई दिल्ली का दौरा किया, जहां भारत और अफगानिस्तान ने मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क़याम पर इत्तेफाक किया। और इसके अलावा अफगान तालिबान भारत से सरमायाकारी करने के ख्वाहां भी हैं, लेकिन एक लैंडलॉक्ड मुल्क में यह सब कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि ना तो अफगान ताजिर चाहेंगे कि वो पाकिस्तान को छोड़कर दूर दराज ममालिक से सामान मंगवाएं, जो उन्हें काफ़ी महंगा पड़ेगा और गुर्बत की वजह से अफगानिस्तान की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। दूसरा, ऑपरेशन संदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद भारत के लिए बंद है, जिसकी वजह से अब तक भारत को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और माहिरीन के मुताबिक अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो भारत अफगानिस्तान से तजारत की पींगे बढ़ा रहा है तो यह मज़े का खेज होगा। उधर बिहार इंतखाबात के बाद भारत ने फिर गीदड़ भभकियां देना शुरू कर दी हैं और इसकी बड़ी वजह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बार बार मोदी को यह बावर करवाना है कि पाकिस्तान ने भारत के 7-8 जंगी तैयारे गिराए, जिन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिस पर यह जंग रुकी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने लाखों जानें बचाईं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में कहा कि भारत के खिलाफ जंग में फील्ड मार्शल ने उनके साथ मुशावरत से फैसले किए। पाकिस्तानी शाहीनों की शानदार कारकर्दगी ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया और हमारी जीत पर अमेरिकी रिपोर्ट ने भी मोहर जब्त की है। हिंदुस्तान को 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इस इज्जत से नवाजा है, आज 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज वो घुटनों के बल गिरी। बड़े मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं जी एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं जानना सर ये चाह रहा हूँ कि एयर शो में भी तैयारे अगर गिर रहे हैं तो ये तो फिर बड़ा सीरियस मुद्दा है कि वो तैयारे जो हैं उनकी साख्त, उनकी हैयत और वहाँ सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये हर दफ़ा पायलट्स पे डाल देते हैं और कहते हैं जी पायलट्स ने मिस्टेक कर दी, कोई टेक्निकल एरर पड़ गया। ऐसा लग नहीं रहा कि आप एयर शो में भी अगर नुमाइश के लिए तैयारा भी नहीं उड़ा सकते तो फिर ग्राउंड कर दें सारी चीज़ें। जी, पहले तो जाहिर है, जब फाइटर पायलट मैं इंडियन एयरफोर्स के साथ अफसोस कर सकता हूँ कि जाहिर उनका पायलट भी जान से गया है, जो अभी तक पता लग रहा है, और जहाज भी साथ गया है। इस अफसोस के साथ लेकिन हम तो जाहिर है इस वक्त एनालिसिस पेश करना चाहेंगे कि ये हुआ क्या। और जो आपने सवाल किया कि उनकी प्रोफेशनलिज्म की, हिंदुस्तान की एयरफोर्स पहले ही बहुत सेटबैक में थी। मई के महीने, पिछले 6 महीने उनके बहुत अच्छे नहीं गुजरे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको बहुत चेज किया, 50-60 दफा कहा कि जहाज गिरे, और सारी दुनिया को पता है कि किस जहाजों की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने एक ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट भी कह दिया, फिर भी हमें पता है कि किसके ऐसे जहाज से नए। ये सब के बावजूद अभी वो उस शॉक से रिकवर नहीं कर पाई थी इंडियन एयरफोर्स। ये तेजाज जहाज वो है जो 40 साल पहले उन्होंने प्लान किया था इन्वेस्ट करने का अपनी एयरफोर्स में। वो चाहते थे कि MiG-21 को लॉन्ग टर्म में रिप्लेस करें, जो पिछले ऑलमोस्ट 55-60 साल एक सर्विस देने के बाद 1962 में इंडक्ट हुआ था ये जहाज, उस वक्त में सर्विस में था, उसको रिप्लेस करना चाहते थे ये जहाज। इतने सालों में आप इंडियन एयरफोर्स चीफ का अगर बयान उठाकर देख लें तो 9 जनवरी इसी साल, तकरीबन 10 महीने पहले, हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ एक पब्लिक सेमिनार में कहते थे कि मैं मायूस हूं क्योंकि मुझे जहाज ये नहीं जा रहे। और खास तौर पर तेजाज साहब ने जिक्र किया कि पिछले 9 सालों में 40 जहाजों का ऑर्डर था, मुझे एक भी जहाज नहीं मिला। पहले तो वो गिला कर रहे थे।
और ये जहाज मिला क्यों नहीं, उस पर भी जरूर बात करेंगे। वो इसलिए कि हिंदुस्तान की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल के नाम से, वो जहाज बनाती है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स अनलाइक पाकिस्तान एयरफोर्स जहाज नहीं बनाती। पीएफ ने तो JF-17 थंडर खुद बनाया और ये दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने खुद अपना जहाज बनाया। एक बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ब्यूरोक्रेटिक चेन है, उसमें उनकी फंड रिलीज नहीं होते, उस तरफ प्रॉम्प्ट की उनको टेक्निकल सपोर्ट नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनके जहाज लेट होते गए। अब उस वजह से पहले तो MiG-21 को उड़ाते रहे एडॉक करके, मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइजेस कर करके। मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं, और बहुत हैरान होंगे लोग, कि वो 850 जहाज थे उनकी एयरफोर्स में, 400 क्रैश किए हैं पिछले 55-60 सालों में। एक बात ये क्लियर करें। ये तो मेरे ख्याल इंटरनेशनली बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस तरह तो कभी किसी एयरफोर्स के साथ नहीं हुआ कि 400 जहाज ही क्रैश कर गया हो। दुनिया में एक ही फिगर है ये जो आप फरमा रहे हैं जी। और उसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए, ये भी जेहन में रखिएगा। और उसमें से 30 सिविलियन की जमीन पर मारे गए इस पूरे सालों में, 60 सालों में। जब जहाज गिरे तो नीचे भी लोग कैजुअलिटी हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा फेटल MiG-21 था, इस जहाज में उसको रिप्लेस करना था, और बजाय इसके ये उसको रिप्लेस करता, उनको हिंदुस्तान एयरफोर्स खुद ही मायूस है और डिसअपॉइंटेड है कि हमें जहाज नहीं मिल रहे, पहली बात। दूसरी बात, उनको जहाज जब मिले भी हैं तो ये मेंटेनेंस हुई है। फिर कल परसों से आपने देखा था जो सारा मीडिया दिखा रहा था कि ऑयल का कोई इनका लीकेज हुआ। फिर ये जो जहाज होते हैं जो एरोबैटिक्स के लिए होते हैं, ये वन ऑफ द फिटेस्ट जहाज होते हैं, दैट मीन, और सबसे फिटेस्ट और मोस्ट कॉम्पिटेंट पायलट होते हैं। ये नहीं होता कि कोई भी पायलट उठ के चला जाता है, वो बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, एरोबैटिक्स करते हैं, अपनी स्किल डेवलप करते हैं, और तब जाकर उनको इजाजत मिलती है या अपना साबित करते हैं। तो तब जाकर ऐसे शोज पर, जिसके अंदर हजारों लोग जमीन पर आपको देख रहे हैं, जिसमें लाखों लोग आप चैनल पर आपको देख रहे हो, पूरा प्लेनेट कमोडोर साहब, पूरा प्लेनेट आपको देख रहा है। देखें, पूरा सारे लोग आपको देख रहे हैं, और फिर आपका वो आप नुमाइश के लिए उसे पेश कर रहे हैं। और फिर आपने बड़ा अहम बात बताई कि MiG-21 को आपने रिप्लेस करना है, और इसने रिप्लेस करना था जी। अब सिर्फ रिप्लेस भी करना था, और कहीं ज्यादा टाइम नहीं, कहा 850 जहाज थे, और हिंदुस्तान एयरफोर्स को पिछले 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज मिले हैं, जबकि इन्होंने 400-500 लेने थे और अपग्रेड करना था उन जहाजों को, वो नहीं मिले हैं। वो इसलिए भी एक और कंफ्यूजन है। देखिए, ब्यूरोक्रेटिक जो मैं बात कर रहा था कि इंडियन एयरफोर्स अभी तक यही श्योर नहीं है कि इसमें इंजन फाइनल कौन सा लगाना है, क्योंकि वो अमेरिका से अप्रोच कर रहे हैं, उनको कह रहे थे कि हमें इंजन फलां वाला दे दें, वो नहीं अभी उनको मिला। तो ये मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज ना सिर्फ पुराने जहाजों की हुई है, जो मुझे लगता है, बल्कि इन नए जहाजों में भी ऐसा ही लग रहा है कि उनकी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ डायरेक्शन कह लें, उसकी वजह से ज़ाहिर मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज हुई, और उसकी कीमत हिंदुस्तान को अपने एक स्ट्रेटेजिक इमेज या एक जो इंप्रेशन था पूरी दुनिया में प्रोफेशनलिज्म का, वो पहले मई में नुकसान हुआ, उनको सेटबैक मिला, और अब आकर एक सामने। अच्छा चिश्ती साहब, मैं समझना ये चाह रहा हूँ, आप बड़ी देखें, बड़ी क्लैरिटी से भी बता रहे हैं, और फिर बड़ी सादा तरीके से व्यूअर्स को बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं अब समझना ये चाह रहा हूँ कि तेजाज जो है उसकी मार्केट तो तबाह हो जाएगी इसके बाद, ये तो सवाल ही अब नहीं रहेगा कि इसकी मार्केट का क्या बनेगा। लेकिन तकनीकी बुनियादों पर क्या क्या इनमें फॉल्ट और फ्लॉज हैं, बेसिकली MiG-21 भी हो या तेजा भी हो? देखिए, MiG-21 में कोई फॉल्ट ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। जब एक जहाज अपनी लाइफ पूरी कर लेता है, और आप कोई भी एयरफोर्स अगर चलाना चाहती है, उसको स्ट्रेच करना चाहती है, क्योंकि नए जहाज नहीं पहुंचे, उनके रिप्लेस करने के लिए नहीं पहुंचे, तो फिर आप एडहॉकिज्म पे मेंटेनेंस करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, आपके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, फिर भी आप लुक दी अदर साइड करके उनको उड़ा देते हैं कि चलें बेहतर होगा। तो वो उड़ते हैं जब, तो जाहिर है फाइटर फ्लाइंग एक बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, इसके अंदर जहाज की फिटनेस होनी चाहिए, पायलट की तो होनी ही चाहिए, जहाज की अपनी मेंटेनेंस फिटनेस होनी चाहिए, फुल्ली एयर वर्दी होना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी नॉन फॉल्ट पहले से नहीं होना चाहिए, उसकी जो ऑपरेशनल साइकिल्स हैं मुख्तलिफ, जिनके अंदर मेंटेनेंस चेक्स होते हैं, जिनके अंदर सिस्टम की इवैल्यूएशंस होती हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं, वो टाइम पे होनी चाहिए। लेकिन वो तो तब होगी ना, मैं MiG-21 की अभी बात कर रहा हूँ, जब आपकी मेंटेनेंस की सपोर्ट पूरी होगी, जब आपको ये पता होगा कि हमने कुछ महीने और जहाज को चलाना है, कुछ महीने और चलाना है, क्योंकि हमें नए जहाज नहीं मिल रहे, फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, फिर आप शॉर्टकट करते हैं, फिर आपका फेथ खत्म हो जाता है उन जहाजों पर कि इनको क्या मेंटेन करें, इतनी पुरानी होगी। जैसे गाड़ी मगर मैंने रखी हो एक पुरानी के बाद मैं खुद ही दिलचस्पी लेना बंद कर देता हूँ। तो ये इनके साथ पहले MiG-21 के साथ हुआ, जो जाहिर दुनिया का शायद ही कोई मुल्क अब उड़ा रहे हैं जो अब थर्ड वर्ल्ड के उड़ा रहे होंगे, ये तो इंडिया तो चौथे पांचवें नंबर पर दुनिया की एयरपोर्ट, तो मजबूरी में चला रहे थे, और फिर अपने आप को उम्मीद दिए बैठे थे कि हम तेजाज पहले MK1 बनाएंगे, फिर MK1A बनाएंगे, जो एडवांस वर्जन एवियोनिक्स के साथ है, ऐसा रेडार जो हमारे J10 में लगा हुआ है वो लगाना चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि हम तेजाज MK2 बनाएंगे, जो बड़ा होगा, हैवियर होगा, लॉन्ग रेंज होगा, ज्यादा पेलोड उठा सकेगा, और आने वाले ये तो वर्जन बना के बैठे हुए थे, MK1, MK1A, MK2,
तो ये एडवांस वर्जन सारी धरी की धरी रह जाती है। जब आपका पहला जो बेसिक जहाज है, जो आपने दुनिया को फेस दिखाना है अपना, वो ही नाकाम हो जाए या पब्लिक में हजारों लोगों के सामने क्रैश कर जाए। ठीक, अच्छा आखिरी बात चेशी साहब, मैं आखिरी बात जो आपसे समझना चाह रहा हूँ, एक तो ये वेन्यू जो था वो इंडिया नहीं था, भारत नहीं था, वो इंटरनेशनल एक सिनेरियो था जहां ये सारा हुआ। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब ये झूठा नैरेटिव घड़ते हैं कि पायलट की गलती से ऐसा हुआ, हालांकि टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, तो वहां के फोर्सेस का डिसिप्लिन, खासतौर पे एयरफोर्स का, वो देखे कितना मजरू होता है, आवाम के सामने उन्हें गलत बना के पेश करते हैं, तो वो तो उनका तो दिल गुर्दा वैसे ही फेल हो जाता है ये सुन के। पूरा पूरा दिन कंपेन करते हैं जी पायलट की गलती थी, और टेक्निकल फॉल्ट्स अपने कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे आप भी बता रहे थे। फिर इस सिनेरियो में उनकी एयरफोर्स का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी देखिए, ये बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि पायलट साथ चला जाता है तो ये उस लोगों के लिए या शॉर्टकट ब्लेम करने के लिए बड़ा आसान होता है कि पायलट पे ब्लेम कर दें, क्योंकि वो तो है नहीं, और टाइम पास कर लें। जाहिर है मैं बिल्कुल अभी, हालांकि हम दूसरे मुल्क से हैं, मेरे मुखालिफ हैं, मेरे हरीफ मुल्क है, मैं फिर भी ना पायलट को ब्लेम कर रहा हूँ ना मेंटेनेंस को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि चाहे उनकी मेंटेनेंस फॉल्ट हुआ हो या पायलट का एरर हुआ हो, दोनों अफसोसनाक है। जहाज लूज हुआ, उनका इमेज डिमोरलाइज हुई। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की एयरफोर्स गलत कंक्लूड कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उनकी एयरफोर्स ये बयान देगी आने वाले दिनों में कि पायलट फॉल्ट था, बिकॉज इतनी जल्दी कह नहीं सकते अनलेस वो रेडियो पर कुछ ने कॉल दी हो कोई पायलट ने, ये कोई अनाउंस किया हो जिससे मैं 2 और 2 4 कर सकूं, डॉट्स कनेक्ट कर सकूं कि अच्छा पायलट ने क्योंकि कहा है कि इंजन फेल हुआ है, तब मैं इंजन फेल कंक्लूड करूंगा, या कोई पायलट ने कोई अनाउंस किया है कि कोई मसला हुआ है, तब मैं बेस बना सकता हूँ इंक्वायरी की। अगर पायलट ने कोई कॉल नहीं दी तो मेरे लिए कंक्लूड करना अनएथिकल भी होगा और अनप्रोफेशनल भी होगा कि मैं कहूं कि ये वजह हुई है जस्ट टू सेव द फेस, जिसको कहते हैं कि फेस सेविंग के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा अभी भी। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये कहना। लेकिन दोनों सूरतों में हिंदुस्तान का जो एक ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म था उनकी एयरफोर्स का, जो पहले ही क्वेश्चन मार्क था, वो कितने महीनों से डिफेंड करते आ रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स बड़ी 10-12 जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के गिरा दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया मानने को वो भी तैयार नहीं थी। अब ये सबके सामने, हजारों लोगों के सामने क्रैश किया है जहाज, तो अब क्या डिफेंड करेंगे उसको कि किसका फॉल्ट हुआ? दोनों का कसूर उसी तरफ जाता है। एक पायलट स्किल भी अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेनिंग शो करेगी, और अगर टेक्निकली हुआ तो उनकी मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग पर क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब जी, बड़ा ब्रीफली और बड़े सादा लफ्जों में एड्रेस कर रहे थे। और इसी हवाले से बात करने के लिए सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने के लिए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि दुबई एयर शो में भी तैयारे गिर के तबाह हो रहे हैं, वो तो देखिए जंग के दौरान तो पाकिस्तान ने बता दिया था कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और फिर उसके बाद ट्रंप जो है वो 60 दफ़ा उन्हें बता चुके हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एयर शो के दौरान भी अगर आप अपना ही तैयारा जो अपनी प्रोडक्शन है आपकी, और उसे नुमाइश के लिए पेश करते हैं और वही गिर जाता है, तो क्या फिर मुस्तकबिल देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन तैयारों का? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जब ये पहली दफ़ा ये न्यूज़ आई थी तो आप यकीन करें मुझे लगा था कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि ये इतनी ज़्यादा, मतलब कि ये इनकॉम्पिटेंस का वो लेवल है जो अचीव करना इतना आसान नहीं है किसी भी कौम के लिए। मगर ये तो जब ये कंफर्म हुआ मामला तो मैं तो खुद हैरान हुआ कि ये मतलब कि ये इनकी मतलब इनकी जो है वो, एक तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी फॉल्टी है, फिर आप ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसको एक एयर शो पे ला रहे हैं, और उस एयर शो पे आप वो ड्रिप कर रहा है, सारी दुनिया ने देखा उसको, वो लीक ड्रिप हो रहा था, और फिर जो है जैसे आपने बताया कि वो क्रैश हो गया। ये तो मेरा ख्याल है कि एक इंडिया की तमाम प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ओवरऑल मेड इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये। और मेरा ये ख्याल है कि इनको अपनी जो भी प्रोडक्ट हो, इंसान वो उसका तरीका ये, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर आप उसको दुनिया के सामने लाते हैं। हाफ बेक्ड आइडियाज़ को आप अगर लेके आएँ तो इस तरह मुल्क की भी जो है वो बदनामी होती है और आपके इदारे की भी बदनामी होती है। और मैं साथ साथ ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को, उन साइंसदानों को, उन इंजीनियर्स को, उन टेक्नीशियंस को जिन्होंने JF-17 के ऊपर काम किया, और एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो दुनिया में जिसकी धाक बैठ गई है, जिसका नाम दुनिया में पूरा मशहूर हो गया है। और हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से और ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 ममालिक में इस एयरक्राफ्ट को भेज दिया है, नाइजीरिया, म्यांमार और अज़रबैजान, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये और भी ममालिक जो है उधर ऑर्डर कंफर्म हो रहे हैं। कल ये खबर आई है बल्कि एक दोस्त मुल्क ने इसकी ऑर्डर की कंफर्मेशन दी है
एक मिडल ईस्ट के एक मुल्क ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चल रहा है, एक दो साउथ अमेरिका के ममालिक भी हैं। तो ये एक बहुत अल्लाह ताला का बड़ा जो है हम पे एहसान है, और इसमें एयरफोर्स के लोगों की बड़ी मेहनत है, इसमें हमारे सियासतदानों की, बिलखुसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बड़ी मेहनत है, जिन्होंने JF-17 प्रोग्राम को 1998 में लॉन्च किया कारगिल वॉर के बाद। और उसके समरात आप देख रहे हैं कि देखें 25-27 साल बाद जो है उसके समरात आज पूरे मुल्क को उसके फायदा जो है वो पहुंच रहा है। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है और जो दुनिया में किसी से भी मुकाबला करने की सलाहियत है वो डेमोन्स्ट्रेट होती है। और उसी वक्त हिंदुस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो सब स्टैंडर्ड है, जो जो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, वो भी सारी दुनिया के सामने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट हो गया। अच्छा सेनेटर साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ वो रफ़ेल तैयारे पे बैठे तो वो कहते हैं जी हमारे पायलट्स की स्किल का प्रॉब्लम है। यहाँ अपना ही बनाया हुआ उनका तैयारा अगर ज़मीन बोस होता है तो वहाँ इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होगी कि ये टेक्निकी बुनियादों पे है। और वो जो उसकी ऑयल लीकेज की फुटेज है वो तो पूरी दुनिया देख चुकी है। तो वो हर तरफ कभी कहते हैं स्किल का मसला है, कभी कहते हैं नहीं जी वो टेक्नोलॉजी का मसला है। तो वहाँ मुद्दा है क्या, ये आप समझा दीजिए। देखिए मेरा ही ख्याल है कि इनका जो ओवरऑल वहाँ पे इनका डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DRDO, जो इनका डिफेंस सारी की सारी जो प्रोडक्शन करता है वो करता है, और वो उसने माजी में भी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो कि सब स्टैंडर्ड हैं। अब ज़ाहिर है देखिए ये जो प्रोपेगेंडा होता है और झूठ होता है ना, वो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, थोड़ा बहुत आप चला सकते हैं कि जी यूँ नहीं था, ये नहीं था, ओ ये मसला हो गया वो, लेकिन जो सच्चाई होती है प्रिवेल वही करती है। सच ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना सिर्फ हमने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में इनको शिकस्त दी, और दुनिया ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हमने इनको शिकस्त दी है, और साथ साथ इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में कहीं नहीं बिक रही। आप ये देखें इन्होंने बड़ी कोशिश की जी हम अब अगर पता नहीं आर्मीनिया को भेज देंगे तो पता नहीं कहाँ भेज देंगे, मैं उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन कहीं इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रही। और ये एक ओवरऑल जो है वो इनकी जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है और जो लो क्वालिटी रिसर्च है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। आप मुझे खुद बताएं, मतलब इससे बड़ी नाकामी आपकी क्या हो सकती है कि पहले आप अपने इतना हाई एंड प्रोडक्ट आपके पास था रफेल, और उसको दुनिया में माना जाता है उस प्रोडक्ट को, आप उसको भी आपने फेल कर दिया। फिर खाली आपने उसको फेल नहीं किया, आपने MiG-29 को भी फेल कर दिया, आपने SQ-30 को भी फेल कर दिया, आपने मिराज 2000 को भी फेल कर दिया, और पिछली दफा पुलवामा में आपने MiG-21 को भी फेल कर दिया था। तो ये आप के पास जितने भी तैयारे हैं वो सारे फेल हो गए हैं, उसके बाद जो आपने बनाया वो भी फेल हो गया है। इसका मतलब ये है कि इधर सीरियस कल्चरल इश्यूज हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सीरियस जो है वो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं और लीडरशिप के इश्यूज हैं। बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा अफनान साहब, मुझे ये भी समझना है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो फिर मौलाना साहब आ रहे हैं, और महमूद खान अचकज़ई पे तो गवर्नमेंट को कंसर्न्स हैं काफ़ी और मसाइल हैं। क्या मसाइल हैं? अचकज़ई साहब बड़े आदमी हैं, भले आदमी हैं। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और अचकज़ई साहब की भी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे माजी के साथी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और बड़ी मुश्किलों से इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज हुई है, बहुत मुश्किलों से हुई है। ये 3 साल जो बल्कि पिछले 7 साल ये जो नई ये तब्दीली जो आई थी, इसका जो बुखार था, उसने जो इस मुल्क की बुनियादें हिलाई हैं, इकॉनमी की भी और कल्चरल और सोशल जो हिलाई हैं, वो तो अब आगे आप देखेंगे कि कितने दहाइयों तक मसला रहेगा। तो उससे हम बड़ी मुश्किलों से हम स्टेबिलिटी की तरफ आए हैं, बड़ी मुश्किलों से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हुए हैं, बड़ी मुश्किलों से GDP ग्रोथ रेट जो है वो ट्रैक पे चढ़ रही है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी शुरू हुई है, हमारा रेमिटेंसेस रहे हैं, पांडा बॉन्ड जो है होने जा रहा है अगले चंद हफ्तों में। तो ये तमाम जो हमारी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं ये बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किलों से सेनेटर साहब आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो तो IMF की जो रिपोर्ट है इकोनॉमी के ऊपर, इतनी बड़ी चार्ज शीट उन्होंने कोई शोभा नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा है कि माशी ढांचे में तकरीबन $20 अरब यानी GDP का ये 6% बनता है, वो करप्शन में चला जा रहा है। और इतना बड़ा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की जो है वो इस्लाहात की वो बात करती थी गवर्नमेंट, और कहती थी कि इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बड़े बेहतर हुए हैं, तो ये तो उड़ा के रख दिया रिपोर्ट ने, क्या छोड़ा है?
देखिए बात ये है कि कोई अगर ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन खत्म हो गई है, तो वो बात तो गलत होगी। बात यह है कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट को देखें तो वो डॉक्यूमेंट तो ओवरऑल जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, उन तमाम के ऊपर एक रिसर्च करके उन्होंने ये कहा है, और ये उनका ख्याल है, ये उनका मतलब ये उनका ख्याल है कि अराउंड ये बॉल पार्क फिगर हो सकती है कि इतनी यहाँ पे करप्शन है। और ये कोई पिछले 3 साल में नहीं हुआ। ये पहले अगर आप मिसाल के तौर पे 2013 का दौर अगर आप याद करें, तो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उस वक्त हम लोग दुनिया में 140वें नंबर पे थे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। उसके बाद जब 2018 में हमारी हुकूमत गई तो हम 116 पे आ चुके थे, यानी जितना नीचे आओ उतना बेहतर होता है। तो मुस्लिम लीग नून ने तो माजी में भी करप्शन को कम किया है और पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस के रास्ते पर डाला है। इसी तरह अभी भी हमारी ये कोशिश है, ये एक डॉक्यूमेंट ज़रूर है और इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं हम, और जो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, जहाँ जहाँ मसाइल हैं, गैप्स हैं, उनको फिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर लेकिन ये कोई अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सीनियर तज्जियाकार हैं जी, एंकर पर्सन हैं सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। सर ये दुबई एयर शो में भी जो है वो नुमाइश के लिए तैयारा उड़ाते हैं तो वो भी गिर जाता है सर, ये क्या वजह आप देखते हैं, क्या चल रहा है जी? देखिए पहली बात तो ये है कि ये हिंदुस्तान के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ है। अभी 2 दिन पहले जो है आपको याद होगा रनवे पे खड़ा हुआ एक तैयारा जो है उसका ऑयल लीक कर रहा था जी। तो जो क्वालिटी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की, डिफेंस प्रोडक्शन की, उसके बारे में बहुत सारे सीरियस सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। और इस जहाज़ की तबाही ने तो मेरे ख्याल से पूरी इंडिया की जो प्रोडक्शन लाइन है जहाज़ों की उसका बेड़ा ही गर्क करके रख दिया है। और ये पाकिस्तान का कंपटीशन करने की ख्वाहिश बहुत पुरानी थी हिंदुस्तान की जो मोदी की हुकूमत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो जहाज़ है मैन्युफैक्चर्ड F-17 थंडर वो पूरी दुनिया में इस वक्त राज कर रहा है। अभी हाल ही में इसी शो के दौरान जो है दुबई के जो एयर चीफ हैं उन्होंने MOU साइन किया है पाकिस्तान के एयर चीफ के साथ, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के F-17 थंडर की ख़रीदारी में। तो कंपटीशन इज़ नेक एंड नेक, लेकिन हिंदुस्तान की जिस तरीके से हजीमत उठाना पड़ रही है हिंदुस्तान को, उसका पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा है। उनको जहाज़ गिरते हुए भी देखा है टीवी की स्क्रीन्स के ऊपर। और ये जो मैंने ऑयल लीकेज की बात कही थी, ये अगर ये लेवल है वहाँ की प्रोडक्शन क्वालिटी का और ऑन रोल जिसको कहते हैं जहाज़ को करने का, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ हिंदुस्तान की एयरफोर्स का। जी बुखारी साहब, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा अपने फोर्सेस के लोगों को और ख़ास तौर पर एयरफोर्स को ब्लेम करते रहते हैं और उनका डिसिप्लिन और मोराल जो है वो उसे वैसे ज़मीन बोझ कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का ये उधर आलम है कि वहाँ खटाराइज़म जो है वो अपनी पीक पे है, जिसका दुनिया भर ने आज मुजाहरा भी देखा। तो ये फिर क्या फ्यूचर है एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का जी? देखिए फ्यूचर बहुत ब्लीक है, इसलिए कि मैं आपको ले जाऊंगा मई की जो जंग थी जो हिंदुस्तान ने हम पर इम्पोज की थी, उसमें जिस पर वो बहुत ज़्यादा अतराते थे कि हमारे पास राफेल तैयारे हैं, उनका जिस तरह से भुरकस हमारे इन्हीं F-17 थंडर और जो J-10 है उन्होंने जिस तरीके से भुरकस निकाला है वो सारी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की एयर स्पेस सुपीरियरिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट किया है, तस्लीम किया है। जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं, जो पाकिस्तान की वॉर मशीनरी है, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, और ख़ास तौर से एक और अहम बात जो है वो एयरफोर्स में ये होती है कि आपके पास तैयारे तो लातादाद होते हैं, लेकिन ये देखना होता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है कि उनमें से कितने तैयारे ऑन रोल के लिए तैयार रहते हैं इमरजेंसी में। उसमें भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है दुनिया की टॉप 5 एयर फोर्सेस में शुमार होता है, जिसके हवाले से हिंदुस्तान कहीं दूर दूर भी नहीं है। और अब ये जिस तरह के मज़ाहर देखने में आ रहे हैं, जो साबित हो रहा है कि वहाँ की डिफेंस प्रोडक्शन लाइन जो है वो भी फॉल्टी है, वहाँ की जो एनरोल करने की जहाज़ों को कैपेसिटी है वो भी कंप्रोमाइज्ड है, और फिर पायलट्स की स्किल जो है, आपको याद होगा इससे पहले अभिनंदन का वाकया भी आपको याद होगा। जी, बड़े बड़े दावे किए उन्होंने कि हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि इस दुबई एयर शो ने एक्सपोज कर दिया है बिल्कुल हिंदुस्तान की एयरफोर्स को भी और उसकी जो डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसको भी। बेसिकली आपने जो नुक्ता उठाया वो ये है कि फ़कत वहाँ एक्सीलेंस का ही मसला है, वो भी तो है ही, लेकिन जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। जैसे वो तेजा के बारे में ही जो
मुबैना फुटेज लीक हुई, जिसका आप बार बार फरमा भी रहे हैं, तेल लीकेज वाली, वो इन्हीं तेजस जहाज़ों की थी और MiG-21 को इन्होंने रिप्लेस करना था बेसिकली, और वो कहते थे कि ये बड़े एडवांस्ड हैं, और आज वो गिर गया उधर दुबई में। जी, इसके ऊपर भी उनको बहुत फ़ख्र था, बड़े फ़ख्र के साथ वो कहते थे कि ये तेजीस जहाज़ जो वो बना रहे हैं, ये पता नहीं किसका मुकाबला करेगा। वो तो इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उसकी रेपुटेशन अब दुनिया में गई है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान अब इसको बेचने से तो रहा, और अगर वो रिलाई करने जा रहा है अपनी एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए, इसके लिए, तो उसके अंदर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। मेरे ख्याल से अभी जब ये दुबई शो में हिस्सा लेने वाले लोग जब वापस जाएंगे तो उनकी जो दुर्गत बननी है हिंदुस्तान में, वहाँ के मीडिया के हाथों और वहाँ के जो अपोजिशन है उसके हाथों, वो भी दीदनी होगी। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की एयरफोर्स को और हिंदुस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री को। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इससे। जी, दूसरा बुखारी साहब, सियासी हालात को अगर आपसे मैं समझना चाहूँ तो क्या आप फजलुर रहमान साहब फिर अपोजिशन इत्तेहाद को अपोजिशन लीडर के तौर पर लेके ड्राइव करेंगे और वो लेके चलेंगे? कितना इम्पैक्टफुल वो रहेंगे? यही अभी तक तो सिनेरियो जो अभी तक डॉट्स कनेक्ट करें, या जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाह रही कि महमूद खान अशरफजई साहब अपोजिशन लीडर का मनसब संभालें, इस पे क्या आप बता सकते हैं जी बुखारी साहब? देखिए, मैं तो तजर्बे की बुनियाद पर यह अर्ज़ कर सकता हूँ, अगर आपको 26वीं आईनी तरमीम याद हो, उसके ऊपर जिस किस्म की यानी इक्वेशन बनी थी मौलाना फजल रहमान की पार्टी और PTI के दरमियान, जो सजदे किए थे उन्होंने पीछे उनकी इमामत में नमाज़ें पढ़ के, वो आपके सामने है। लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो आके कहाँ डोर जो है वो कटी थी, वो आपके सामने है। इस तजर्बे को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से इस वक्त ज़रूरत के तहत शायद PTI उनको अपना अपोजिशन लीडर मानने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जैसा हमने माजी में देखा कि PTI किसी भी अपोजिशन की पार्टी के साथ जो है ज़्यादा दूर नहीं चल सकती है। हमने जब उनकी हुकूमत थी 2018 के इलेक्शन के नतीजे में बनी, हमने देखा MQM उनसे अलहदा हो गई थी, हमने देखा मैंगल की पार्टी जो है अख्तर मैंगल की, वो अलहदा हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब उनकी ज़्यादा देर तक किसी के साथ निभती नहीं है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, चूँकि उनको अपनी स्ट्रीट पावर के ऊपर भी बड़ा मान है, वो अपने आप को भी समझते हैं कि वो पाकिस्तान की कौम के बड़े अहम नुमाइंदे हैं, तो ये दो के बीच दाल कैसे गलेगी ये मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी तो मौलाना साहब वापस आ रहे हैं, रुके हुए हैं रास्ते में, वो कल शायद पहुँचेंगे यहाँ या आज रात को लेट आएंगे। उनके आने के बाद ही सही सूरत हाल का पता चलेगा कि ख़ुद उनको भी ये काबिल कबूल है कि नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बानी PTI हैं उनकी रिलायबिलिटी जो है उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान है। वो कभी हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ कर देते हैं, 3 राउंड हो जाते हैं, तो चौथे राउंड के बाद पीछे से रस्सी खींच लेते हैं। लोग कंसल्ट करने जाते हैं, वापस ही नहीं आते चौथे राउंड में। तो इस सब कुछ को सामने रख के मौलाना फजल रहमान चूँकि अपनी तरह के आदमी हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं, तो दो ज़िद्दी लोग जो हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ चलेंगे ये अभी देखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा बुखारी साहब, आपको याद होगा 2019 में तो बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेला करते थे मौलाना साहब, और इस दफ़ा वो स्ट्रीट पावर होने के बावजूद भी कोई ऐसा उनकी तरफ से ना कोई अनाउंसमेंट की गई, ना खुल के कोई ऐसी बात की गई, कोई इस तरह कोई पर्थ की विकेट मिल गई है जहां गेंद जो है ओवर बाउंस करता है और लगता है आके, या क्या चक्कर क्या चला है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मौलाना को सीरियस गिला ये है कि उनको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है उससे बाहर कर दिया है। जिस तरह के नतायज KPK में जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ निकले, और ओवरऑल जिस तरीके से JUI को जो है हजीमत उठाना पड़ी इलेक्शन में, चाहे वो 2018 के थे चाहे वो 2024 के थे, तो मौलाना सख्त नाराज़ है इस बात से। अब उनकी नाराज़गी को मद्देनज़र रखते हुए ये देखना कि क्या वो जॉइंट अपोजिशन की क़यादत करना पसंद फरमाएंगे या नहीं। क्योंकि एक बात आपको मैं बता दूं कि मौलाना फजल रहमान हो या मुफ्ती महमूद साहब हो, इनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो एस्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा दूर ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते हैं। गिले शिकवे तो किसी वक्त भी दूर हो सकते हैं। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान के लिए ये सूरत हाल काबिल कबूल है कि नहीं, कि वो PTI जैसी जमातों को साथ लेके अपोजिशन की नुमाइंदगी करे। ये उनके आने के बाद उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता चलेगा। जी, बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा आपने जनाब बता किया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मुझे अब ये बताइए कि IMF की रिपोर्ट कह रही है कि एक तो वो इकॉनमी के ऊपर चार्जशीट है, दूसरा वो रिपोर्ट कहती है कि 20 अरब डॉलर यानी पूरा GDP का 6% करप्शन की नज़र हो रहा है, और वो 3 महीने रिपोर्ट भी दबाई गई। इस पर क्या आप प्लीज़ इस पर भी गाइड कीजिए लाजमी बुखारी साहब। मेरे ख्याल से IMF की रिपोर्ट ने तो उड़ा के रख दिया है, और उन्होंने हवा में बातें नहीं की हैं।
उन्होंने फैक्ट्स बयान किए हैं उसके अंदर। मैं कल अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र कर रहा था, वो रिपोर्ट अगर आप पढ़े तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान में तो सवाए करप्शन के और कुछ है ही नहीं। बड़ी डिटेल्ड है। उन्होंने शुगर माफिया से लेके जो उन्होंने कहा कि 2019 की हुकूमत में भी शामिल थे और आज की हुकूमत में भी शामिल है, खुद ही बाहर गंदम शुगर भेज देते हैं, खुद ही इंपोर्ट कर लेते हैं और फ़ायदा उनको होता है जो स्टेक होल्डर उस वक्त की हुकूमत में मौजूद होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से उड़ा के रख दिया जी उन्होंने। तो रिपोर्ट जो है हाउ विल पाकिस्तान सस्टेन एंड रिस्पॉन्ड टू इट, मुझे समझ भी नहीं आ रही। वो इतनी ओपन रिपोर्ट है कि उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को जो इतना बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उसके बारे में, उसकी तो हवा गुब्बारे से निकाल के रख दी है उसने। जी बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट, बड़ी डिटेल से पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद मंसूर अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, अफगान अमूर के माहिर भी हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। एक तो पाक अफगान बॉर्डर की जो है वो मुसलसल बंदिश है और वज़ीर तजारत का जो अफगानिस्तान के हैं उनका नई दिल्ली में जो है वो दौरा, तो इसे सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आप किस नज़र से देखते हैं, फिर ये सारी चीज़ें मज़ीद भी आपसे गाइडलाइन लेते हैं इस पर। देखिए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक फिजा चल रही है सिक्योरिटी के मामलात पे, एक बायलैटरल रिलेशंस में एक तातुल सा पैदा हुआ है, मिलिट्री एस्केलेशन भी हुई, फिर उसके बाद दोनों ममालिक के मीटिंग्स भी हुई, दोहा में सीज फायर पे को कंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन तुर्की में जो मीटिंग्स हुई उसमें किसी भी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे इत्तेफाक नहीं हो सका। तो उसके बाद से बॉर्डर पे जो बंदिश है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वो मौजूद है, जारी है, और उससे जो दोनों साइड्स के ट्रेडर्स हैं और दोनों साइड्स के पे रहने वाले लोग हैं वो काफी मुतासिर हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो दोनों साइड्स को जरूरत है कि वो किसी तरह से भी एक अरेंजमेंट करें, आपस में बातचीत करें और बॉर्डर को खोलने की बात करें, क्योंकि दोनों ये जो ट्रेड है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की ट्रेड, ये एक बहुत अहम ट्रेड है दोनों ममालिक के लिए। और अफगानिस्तान के लिए तो यहाँ से एक ट्रांजिट का एक्सेस भी सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट रूट है, जो सबसे उनके लिए ज़रूरी ट्रांजिट रूट है, वो पाकिस्तान के थ्रू है। और फिर जो है वो दूसरे जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनके ऊपर भी कोई फिजा बनाने की जरूरत है, क्योंकि दोनों सिक्योरिटी के बगैर और पाकिस्तान जो टेररिज्म का चैलेंज फेस कर रहा है, तो किसी भी काउंटर टेररिज्म के कोऑपरेशन के बगैर ट्रेड को जारी रखना भी मुश्किल हो जाएगा। जहां तक जो उनके ट्रेड मिनिस्टर गए हुए हैं भारत की तरफ से, देखें, भारत के साथ उनके बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो ट्रांजिट के रूट की हो या चाहे ट्रेड की हो। उनका जो बेहतरीन पार्टनर है, नेचुरल पार्टनर, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान एक नेचुरल पार्टनर है, क्योंकि वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशिया और कनेक्टिविटी जो है। तो मेरा ख्याल है मामलात को किसी तरह से सुलझाव की तरफ ले जाने की जरूरत है। 2-3 महीने हो गए हैं कि ये टेंशन चले जा रही है। अच्छा, दूसरा खान साहब जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो जिस तरह दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती है, तो आलमी सतह पर भी और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान के अवाम हैं उन्हें वो आइसोलेशन की तरफ धकेल रही है बड़ी शिद्दत के साथ। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? इसका कोई हल आपको कोई नज़र आता है या कोई ऐसा सोल्यूशन आपकी दानिश में हो जिस पर बात की जा सके? देखिए, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में टेंशन बढ़ती रहेगी तो अफगानिस्तान के लिए इक्तिसादी मुश्किलात में इजाफा होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी ट्रेड से काफ़ी बेनिफिट्स वहाँ से उठा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी या अहम चीज़ तो ये होगी कि इस टेंशन को दूर किया जाए। और चूंकि इस टेंशन की वजह वो टेररिस्ट ग्रुप्स या वो टीटीपी हो गई या बीएलए या जो भी सिक्योरिटी के चैलेंजेस आते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर से, उनको डील करने के लिए अफगान तालिबान को और की हुकूमत को और पाकिस्तान को किसी किस्म के एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में जाना जरूरी है। दोनों के दरमियान जॉइंट बॉर्डर कमेटीज और इस किस्म के मैकेनिज्म मौजूद हैं, इससे पहले भी पास्ट में भी मौजूद रहे हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। और उसके इस्तेमाल पे आने के लिए तुर्की और कतर ने काफ़ी कोशिश की थी कि किसी तरह से ये मैकेनिज्म्स को फ़ाल किया जाए। मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है
कि इन मैकेनिज्म्स को पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुद बायलैटरली मिलकर भी फाल कर सकते हैं। ये जो रिलेशंस हैं ये दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी हैं, और अफगानिस्तान की को इक्तिसादी तौर पे इससे ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, आएंगे। आपने सही कहा कि उनकी पॉपुलेशन आइसोलेट भी होगी, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर्स बढ़ेंगे जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, चीज़ों की प्राइसेस या उनकी चीज़ें, उनकी प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें लॉन्गर टर्म रिलेशंस की तरफ भी देखना चाहिए। दोनों ममालिक जो हैं एक ब्रदरली रिलेशंस में हैं, रिलेशनशिप में हैं दोनों। अगर वहाँ के अवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इक्तिसादी तौर पर, तो पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ मद्देनजर रखना जरूरी है। पाकिस्तान हर तरह से अवाम के तो उनके साथ खड़ा है। जो दहशतगर्दों की सरपरस्तियां करते हैं बेसिकली, तो वो टारगेट है, वो मुद्दा है। अब दूसरा मुझे खान साहब आपसे ये समझना है कि सालसी की पेशकश तो इसमें होती रही है। अब इस्तांबुल के मुज़ाकरात जो हैं उनके नाकामी के बाद रशिया ने सालसी की पेशकश की, फिर ईरान उसमें बात कर रहा है। ईरान ने तो इवन इस हद तक कह दिया था कि चाह बहार पे जब हमला हुआ था तो उन्होंने कहा कि 80% अफगान खून टीटीपी में शामिल हो चुका है, क्योंकि 18 लोगों ने हमला किया था तो 16 जो थे अफगानी थे। तो इस सालसी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान के साथ 2021 में जब अफगान तालिबान ने वहाँ अपनी हुकूमत कायम की थी, उसके बाद से गुज़िश्ता 4-4.25 साल में अफगानिस्तान के साथ रीजन के कुछ ममालिक के ताल्लुकात बढ़े हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है, जिसमें तुर्की, कतर, सऊदी अरब, ये तमाम ममालिक के, यूएई के और नेबर्स के अलावा इन तमाम ममालिक के अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं। तो ये ऑफर्स आना, ये प्रपोजल्स आना के रीजन के ममालिक की तरफ से कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इस वक्त फिजा है ये हल हो, ये नॉर्मल हालात की तरफ जाए, एक खुशाइंद बात है। और इसमें तुर्की ने जो कोशिश की है, तुर्की के एक डेलीगेशन ने पाकिस्तान आना था, लेकिन वो शायद डिले हो गया कुछ वजूहात की बिना पर। रशिया की तरफ से भी जो, या ईरान की तरफ से भी जो ऑफर आई है, तो मेरा ख्याल है कि अगर इस आते हुए किसी किस्म का रीजनल प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, जिसमें रीजन के तमाम ममालिक बैठकर नेबर्स समेत और देखें कि अफगानिस्तान में कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो किस किस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उनका अब हल करने की जरूरत है। उनका क्या हल है? क्योंकि अल कायदा हो, दाइश हो, या टीटीपी, बीएलए, ईटीआईएम, आईएमयू, जैश उल अदल, इन सब के होते हुए नॉर्मल बॉर्डर्स का होना और ट्रेड और ट्रांजिट या इकोनॉमिक कोऑपरेशन का आगे चलना एक उसकी राह में रुकावट रहेगी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।